डिवीजन स्टडी एसीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फ्रैंकोइस बर्नियर के लिए, उनकी इंट्रोडक्शन दी थी और उनके साथ ही जो और भी बहुत से पुर्तगाली और बहुत से अलग अलग यूरोपियन स्कॉलर्स आए थे और उन्होंने ट्रैवलर्स आए थे, स्कॉलर्स आए थे जिन्होंने काफ़ी कुछ इंडिया का एक अकाउंट बना के लिखा है। उसके बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी। आज हम बात करेंगे कि ऑब्जर्वेशंस फ्रैंकोइस बर्नियर की क्या थी। फ्रैंकोइस बर्नियर इंडिया को किस तरीके से देखते थे और उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस अपने रिकॉर्ड करके प्रेजेंट की है, यूरोप को क्या इंप्रेशन गया है इंडिया का, और ये सब। इब्न बतूता की जैसे एक छोटी सी बात है, इब्न बतूता एक अलग तरीके के, एक अलग नजरिया था उनका इंडिया को देखने का, और फ्रैंकोइस बर्नियर का उससे बहुत फर्क था। अगर आप हम एग्जाम्पल ले तो इब्न बतूता वो थे जिन्होंने हर वो चीज डिस्क्राइब की है, आप कह लीजिए इंडिया में, जो बहुत ज्यादा उनको एक्साइट कर गई। जैसे पान के पत्ते उनको बहुत नए लगे, उन्होंने वो डिस्क्राइब किया, मतलब एक एक्साइटमेंट की ओके ये चीज बहुत नई है, मैं इसको के बारे में जानता हूं, और अपनी वो जानकारी अपनी क्यूरियोसिटी के बेसिस पे उस चीज के बारे में उन्होंने अपनी जानकारी हासिल करके उसको अपने अकाउंट्स में प्रेजेंट किया, और वो अकाउंट्स बाकी लोगों ने पढ़े। फ्रैंकोइस बर्नियर थोड़े अलग किस्म के इंसान थे। इन्होंने देखो, ये इन्होंने बहुत ज्यादा आए, ये थे औरंगजेब और दारा शिकोह के जमाने में आए थे उस तरफ, मतलब आप कह लीजिए जब शाहजहां के बेटों की थोड़ी सी मतलब हायरार्की, अपने तख्त के लिए लड़ाई चल रही थी, या सुपीरियरिटी किसकी किस होगी, दारा शिकोह और औरंगजेब और बाकी दो भाइयों की जब हो रही थी टसल, उस टाइम पे ये यहाँ इंडिया में मौजूद थे। 17th सेंचुरी की ये बात है। तो उस टाइम पे ये आए थे और इनकी जो मोस्टली राइटिंग थी उसमें इन्होंने कंपेयर किया था और कंट्रास्ट किया था इंडिया को यूरोप के साथ, और अक्सर ये इनकी जो अकाउंट्स में ये मेंशन किया जाता था कि इंडिया से कहीं बेहतर है यूरोप, और हर दफा इनकी जो राइटिंग्स है वो ये कहती थी कि यूरोप सुपीरियर है किससे, इंडिया से। ये इंडिया को बहुत अच्छी कंट्री के उस तरह से नहीं देखते थे, थोड़ा सा इनका आप कह लीजिए थोड़ा सा ना डिप्रेसिंग सा इनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इंडिया के बारे में, और इनकी इन्हीं राइटिंग से बाकी लोग भी काफी सारे इन्फ्लुएंस होकर नई नई थ्योरीज उन्होंने बनाई हैं। अब हम शुरू करते हैं क्या। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि भाई इंडिया में तो लैंड की प्राइवेट ओनरशिप है नहीं, मतलब इनके अकॉर्डिंग मुगल स्टेट जो है वो सारी की सारी जो लैंड है पूरे उनके अंडर कंट्रोल में, जो उनके एम्पायर के अंडर आती है, वो सारी लैंड तो राजा की है। ठीक है, सिंपल भाषा में ऐसे समझते हो, इनके अकॉर्डिंग सारी लैंड जो है वो राजा की है, और वो क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं लैंड की, जब एक ऑफिशियल को वो देते हैं, उस ऑफिशियल के टर्म खत्म होने के बाद या बाय चांस उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वो आगे नहीं जाती है बल्कि वो स्टेट को वापस चली जाती है। तो क्योंकि सारी की सारी लैंड जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, जो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो कोई भी ऑफिशियल, कोई भी लैंड ओनर मतलब अपनी लैंड पे फोकस ही नहीं करता कि भाई मैं इसकी थोड़ी सी इंप्रूव करूं, इसकी मतलब क्रॉप की इंप्रूवमेंट हो, या टेक्नोलॉजी वाइज मैं अपने खेतों में कुछ इंप्रूव करूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनाते थे। का कंसेप्ट नहीं होने का मतलब है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड माइंडसेट इंडिया में नहीं था, और अगर आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड यानी कि मुझे बहुत ज्यादा लाभ हो, मैं अपना काम में ज्यादा अच्छा करूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, अगर ये कंसेप्ट लैक करे तो इसका मतलब आपकी कंट्री में स्टैग्नेंसी आ जाएगी, यानी कि आप तो ढीले ढाले बन के बैठे रहोगे कि भाई मैं तो कुछ ज्यादा फायदा करने का, ज्यादा प्रॉफिट कमाने का फायदा क्या है, वो तो सारा स्टेट को ही जाना है, मेरी तो लैंड ये है ही नहीं। ठीक है, तो फायदा क्या है। तो ये इस तरीके से जो लैक ऑफ प्राइवेट, इन्होंने इस तरीके से इस चीज को प्रेजेंट किया कि भैया यहाँ पे इंडिया में तो लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जबकि यूरोप में है, और इसी वजह से यूरोप तरक्की कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी तो आप उसको बहुत ज्यादा ख्याल करोगे, उसके लिए कुछ बेहतर करोगे, जब स्टेट को ही जानी है वापस तो कोई क्यों ध्यान देगा। ठीक है, इनका ये कहना था, और इनके अकॉर्डिंग या तो इंडिया में बहुत रिच लोग हैं या बड़े गरीब लोग हैं। ठीक है, जो तो आपके राजा महाराजा या नोबिलिटी है उनको तो ठीक ठाक पैसा मिल रहा है। ठीक है, और जो गरीब लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, वहां पे मतलब इन्होंने कह दिया कि वहां वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयट होते रहते थे, उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा होते थे, एक्सप्लॉयट होते रहते थे, तो वो तो मतलब गरीब और गरीब हो रहा था। ठीक है, और
जो अमीर है वो और अमीर हुए जा रहा था। ठीक है, तो पेजेंट्री जो है यानी कि जो किसान है, मतलब एग्रीकल्चर तो बर्बाद हो रहा था क्योंकि एग्रीकल्चर में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रही थी, और बहुत ज्यादा क्योंकि किसानों को परेशान किया जाता था, बहुत हाई टैक्सेस थे, तो वो ऑप्रेस हो रहे थे, वो और परेशान थे, तो गरीब गरीब हो रहा था, अमीर अमीर हो रहा था। इनके अकॉर्डिंग मिडिल स्टेट कोई थी ही नहीं, मिडिल क्लास जैसी कोई चीज मतलब एक वो थी ही नहीं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, और लिविंग स्टैंडर्ड है इनकी सेक्शन सोसाइटी के, मतलब बहुत हाई होते थे। किसके रूल, जो आपकी ये जो ब्यूरोक्रेसी है, आपके जो राजा महाराजा मिनिस्टर्स हैं, इस तबके के जो लोग हैं, उनकी जो है लिविंग स्टैंडर्ड बस उन्हीं का अच्छा है। ठीक है, और इनफैक्ट इनके अकॉर्डिंग जो थे लोग जो थे, इनके अकॉर्डिंग लोग जो थे वो बहुत ज्यादा काम करना ही नहीं चाह रहे थे, इम्प्रूव करना ही नहीं चाह रहे थे, और मतलब बहुत ज्यादा गरीब और सताए हुए लोगों की मतलब संख्या थी हिंदुस्तान में। ठीक है, बहुत कम रिच थे और पावरफुल रूलिंग क्लास थी, और बहुत ज्यादा गरीब और मतलब आप कह लीजिए सताए हुए या दुखी किए हुए लोग थे। ठीक है, और इसके बाद अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक बात की थी कि देखो इन्होंने अपने आप देखो इन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दी, थोड़ी अच्छी नहीं लगेंगी हमें भी। इन्होंने अपने काम में क्या डिस्क्राइब किया, मुगल किंग जो है वो क्या है, मुगल राजा क्या है, वो राजा है किसका, भिकारियों का। ठीक है, वो भिकारियों का राजा है, और किसका राजा है, बारबेरियंस का। ठीक है, बारबेरियंस क्या हुए आपके, बारबेरियंस जो बहुत ही मतलब जिनको आप कह लीजिए थोड़ा सा जंगली की तरफ ले जाइए, बहुत अच्छी टर्म ये यूज नहीं की जाती है। ठीक है, मतलब भिखारियों का, एक तरीके से भिखारियों का राजा है ये। और यहाँ पे सिटीज और टाउन्स क्या हैं, ये बेकार हैं, कंटेमिनेटेड हैं। फील्ड्स जो हैं ये क्या है, विषैले दलदल हैं, मतलब आप सोच लीजिए कि मतलब दलदल हैं, विषैले हैं, ठीक नहीं है, यहाँ की जो हवा है वो मतलब वो उसमें मतलब बहुत अच्छी नहीं है, इवन मतलब हाँ ना हवा अच्छी है ना यहाँ के मतलब फील्ड खेत खलिहान बहुत अच्छे नहीं है। और इस तरीके से ना बड़े नेगेटिव से पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया था। और जबकि कोई मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये सजेस्ट नहीं करता कि जो स्टेट है वही ओनर ऑफ लैंड है। चलो अगर आप ये सोचो कि भैया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो अबुल फजल ने लिखा था यानी अकबरी में, उन्होंने नहीं लिखा, अकबरनामा में जैसे बहुत बड़ी है, एन अकबरी इज जस्ट वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इट। तो अबुल फजल ने जैसे अपना ये रिकॉर्ड दिया था, ठीक है, तो ऑफिशियल क्रॉनिकलर थे जो ऑफिशियली रिकॉर्ड रखते थे कि राजा महाराजा के दरबार में क्या चल रहा है, उनकी क्या पॉलिसीज है। उन्होंने कभी ये नहीं लिखा कि भाई मतलब जो ये रेवेन्यू है, ये कभी ये नहीं कहा कि जो रेवेन्यू जो भी ये क्लेम करते हैं ये लैंड पे भी नहीं, ये एक तो क्रॉप पे होता था, और क्रॉप पे भी अगर ये रेवेन्यू होता था तो ये रेवेन्यू बेसिकली ये नहीं है कि मतलब किसी को एक्सप्लॉइट करने के संदर्भ में नहीं है, ये इसलिए होता था कि जो रूलर है वो रूल कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आर्मी है, पुलिस है, काफी सारे सरकारी इन्होंने आप कह लीजिए वो डिपार्टमेंट्स खोल रखे हैं, तो इतनी सारी जो गवर्नमेंट वो है पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती होंगी, इतने सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहां पे होते होंगे, गवर्नमेंट की जो पूरी मशीनरी जो काम कर रही है उसको मेंटेन करने के लिए पैसा मांगते थे एक तरीके से प्रोटेक्शन के रूप में। ठीक है, कोई टैक्स नहीं था लैंड पे, ये अबुल फजल का पॉइंट ऑफ व्यू है। और जबकि मोंटेस्क्यू, बाकी लोग अगर आप देखिए, अब इंप्रेशन देखिए, चलो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हमने इसको यहीं छोड़ा, ठीक है, चलो हम ये एक बार कह देते हैं कि चलो इन्होंने पूरी डिटेल्स नहीं दी होंगी या इन्होंने नेगेटिव नहीं दिया होगा, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उस टाइम का मानते हैं। हम अभी और भी चीजें देखेंगे जो इस बात को सजेस्ट करेंगी, बर्नियर की ही राइटिंग्स में से उनको कॉन्ट्रोडिक्ट करने वाले फैक्ट्स निकलेंगे, वो अभी हम आगे करते हैं। अब असर देखो ना क्या हुआ, बर्नियर ने अपनी जो राइटिंग, अपनी ये जो अकाउंट प्रोड्यूस किए, उसके बेसिस पे मोंटेस्क्यू करके एक और स्कॉलर थे, फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने डेवलप किया आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। अब ये आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म क्या हुआ, आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का मतलब हो गया जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज जो हैं वहां पे डेस्पोटिज्म है, मतलब एक तरीके से गरीब को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, उससे पैसे ऐंठे जाते हैं, अलग अलग पॉलिसीज ही ऐसी बनाई जाती हैं। मैं बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे
कि जैसे पॉलिसीज ही ऐसी हैं यहाँ पे इस ऐसी इन कंट्रीज में कि ईस्ट में स्पेसिफिकली मैं यहाँ इंडिया की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे पॉलिसीज ही ऐसी बनाई, रूलर्स तो डिस्पॉट होते थे, वो तो किसी की सुनते नहीं थे, अपनी मर्जी चलाते थे, और जो गरीब थे उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, तंग करते थे और ज्यादा से ज्यादा टैक्स निकालते थे उनसे और उनको दुखी करते थे। ये एक इंप्रेशन सा आ गया। फिर दूसरा, कार्ल मार्क्स ने क्या डेवलप किया, कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट है ना, अब इसमें ये था कि जो स्टेट है जो भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी कंट्री, या जो भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक विलेज ले लो, वहां पे खूब सारी फसल हो रही है, अनाज उग रहा है, तो जितना अनाज उस विलेज को रिक्वायर्ड है वो विलेज में रहेगा, और उससे ज्यादा जो प्रोड्यूसर है वो सारा का सारा स्टेट पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सेस में आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मान लो एक परिवार को एक विलेज में 70 किलो चावल चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूस हो गया 150 किलो, ठीक है, फसल बहुत अच्छी हुई, 150 किलो उस पूरे गांव ने प्रोड्यूस किया। जो 70 है वो गांव के पास रहेगा, उतना उनको रिक्वायर्ड है, जो एक्सेस है वो सारा का सारा स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का, बहुत ज्यादा। और इन्होंने कहा कि भाई विलेज को जितनी रिक्वायर्ड है, ये सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, ठीक है, विलेज को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वो विलेज अपने पास रखेगा सामान, बाकी सारा एक्सेस जो है वो स्टेट को चला जाएगा। और उसके बाद होता ये था कि विलेजेस जो थे वो बड़े इंडिपेंडेंट और इक्वालिटी वाला, मतलब जैसे अपनी उनके लार्ज नंबर ऑफ इगैलिटेरियन विलेज कम्युनिटीज, मतलब अपने आप में सफिशिएंट थे। अब सफिशिएंट है ठीक है, लेकिन जो एक्सेस उनको प्रॉफिट हो सकता है जिससे वो अपना शायद रहन सहन इंप्रूव करें या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वहां पे आए, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस था जिससे उनको और पैसा मिल सकता था या प्रॉफिट हो सकता था, वो तो सारा स्टेट ले जा रही है। अब ये कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो तो इसी वजह से बड़ी स्टैग्नेंसी थी। स्टैग्नेंसी का मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था एग्रीकल्चर में। भाई मैं कहती हूँ अगर मैंने 70 किलो चावल मुझे जरूरत है और मेरा 150 किलो आ रहा है क्योंकि मैंने हल की जगह मतलब ट्रैक्टर चलाया या कुछ भी इंप्रूव किया, मैंने टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंप्रूव करके एक्सेस में अमाउंट ली, तो मेरा पर्सपेक्टिव तो यही होगा ना कि मैंने मेहनत की है तो मैं इसको बेच के पैसे लूं और कुछ और इंप्रूव करूं, अपनी मतलब लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करूं या ज्यादा पैसा मेरे पास है। पर जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर कोई भी विलेज या कोई भी कम्युनिटी या कोई भी लैंडलॉर्ड इतनी मेहनत क्यों करेगा? 70 किलो चावल की जरूरत है तो 70 के 75 कर देगा, 150 तक क्यों इंप्रूव करेगा? ज्यादा मेहनत क्यों करेगा कि मैं ज्यादा मतलब जमीन को और उपजाऊ बनाऊं या और मेहनत करूं या और चीजें इसमें डालूं ताकि क्रॉप इंप्रूव हो? तो ऐसा कोई नहीं करेगा, इसीलिए स्टैग्नेंसी है सिस्टम में। ये इनका कार्ल मार्क्स का व्यू था, ठीक है। और ये जो इनके आइडियाज थे ये इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? कार्ल मार्क्स और मोंटेस्क्यू के बर्नियर के राइटिंग से, ठीक है। अब देखो बर्नियर की ही राइटिंग से अगर हम ये सोचें कि भैया अबुल फजल तो अकबर राजा के दरबार में थे, वो गलत चीज क्यों लिखे, वो मतलब कुछ भी नेगेटिव होगा वो क्यों लिखेंगे, दिमाग में ये बात आती है, चलो ठीक है, एक मिनट के लिए हमने ये बात भी मान ली। लेकिन हम बर्नियर के ही अभी अकाउंट देखेंगे आगे तो वो उसी से पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। अब पर्सपेक्टिव भी बड़ा डिफरेंट होता है ना। इब्न बतूता एक बड़ा ही एक्साइटेड सा नई नई चीज को जानने वाला बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। बर्नियर का बड़ा डिफरेंट था, ठीक है। अब देखो अगर इंडिया इतना ही स्टैग्नेंट था तो बर्नियर के ही अकाउंट कहते हैं भैया वर्ल्ड के जो सबसे कीमती मेटल है वो इंडिया में आ रहे हैं। अब इंडिया में क्यों आएंगे? इंडिया ट्रेड कर रहा होगा, कुछ होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी तो होगा। इंडिया ट्रेड कर रहा है, इंडिया कुछ बेच रहा होगा, कुछ इंडिया में आ रहा होगा, तो ऐसे ही थोड़ी ना आ रहा होगा, खाली थोड़ी ना बैठा होगा। इंडिया कुछ पे भी किसी चीज के लिए पेमेंट देता होगा, किसी की पेमेंट लेता होगा, तभी तो वर्ल्ड के प्रीशियस मेटल्स आ रहे हैं। व्हाट हाउ कैन यू मतलब कैसे ही आपने दे दी, ठीक है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए कहा था, एक्सपोर्ट करते थे इन एक्सचेंज। मैन्युफैक्चरर्स जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वो एक्सपोर्ट करते थे उसके एक्सचेंज में उनको गोल्ड और सिल्वर मिलता था। हिंदुस्तान के जो प्रोडक्ट बाहर जाते थे उसकी एवज में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट दी जाती थी। ये अकाउंट्स है, ठीक है, ये अकाउंट्स है। फिर भी बर्नियर ने कहा, और दूसरी बात ये कि 17वीं सेंचुरी में 15% जो पॉपुलेशन है वो मतलब टाउन्स में रहती थी, जबकि यूरोप में 15% पॉपुलेशन टाउन्स में नहीं रहती थी, उससे कम ही रहती थी। ऑन एन एवरेज 15% से कम परसेंटेज होती थी पॉपुलेशन जो टाउन्स में रह रही है, मतलब उससे मतलब बाकी सारी विलेजेस में रह रही है।
ठीक है, अब ये कंपैरिजन देखो, तो आप कैसे कह सकते हो कि इंडिया उस टाइम पे पिछड़ा हुआ था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, कुछ भी नहीं था, आप कैसे कह सकते हो? ठीक है, चलो अकाउंट से। अब बर्नियर ने लेकिन उसमें क्या किया, मुगल सिटीज को डिस्क्राइब किया क्या, एज अ कैंप टाउन। ठीक है, क्योंकि कैंप टाउन क्यों, क्योंकि भाई टाउन्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तब तक ही एग्जिस्ट करते हैं जब तक कि उनको इंपीरियल कोई मतलब राजा की तरफ से राजा महाराजा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर राजा महाराजा या इंपीरियल या रॉयल फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो टाउन्स टाउन्स नहीं रहेंगे। हालांकि उस टाइम पे बहुत तरीके के टाउन्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, मतलब बर्नियर के अकॉर्डिंग कि कैंप टाउन्स इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि ये जो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते थे उसपे रॉयल फैमिली पे, लेकिन ये सच नहीं है। ठीक है, क्यों, उस बंदे का बिलीव था, फ्रैंकोइस बर्नियर का बिलीव था कि ये जो है एग्जिस्टेंस में आए ही इसलिए क्योंकि इंपीरियल कोर्ट या यहाँ पे मूव किया। जब इंपीरियल कोर्ट यहाँ से मतलब दरबार यहां से कहीं और मूव करेगा तो ये टाउन्स बेकार हो जाएंगे, इसीलिए ये कैंप टाउन्स है। जबकि बात ये थी कि उस टाइम पे कई तरीके के जो आपके टाउन्स थे वो मौजूद थे। ठीक है, किस तरीके के, ट्रेडिंग टाउन्स थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स थे, पोर्ट टाउन्स थे, ये सब थे। और मर्चेंट्स की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, महाजन्स के नाम पे, जैसे हम कहते हैं ना एक ऑक्यूपेशनल एक कम्युनिटी है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, उनको जिसको जैसे हम वेस्टर्न इंडिया में उनको महाजन का ग्रुप है भैया वो कहते थे, वो एग्जिस्ट करती थी। तो उनका जो चीफ होता था उसको सेठ कहते थे। अहमदाबाद का एक एग्जांपल ही आप ले लो, महाजन्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट किया जाता था चीफ ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी, जिसको नगर सेठ कहते थे। बाकी और अर्बन ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते थे, प्रोफेशनल क्लासेस, फिजिशियंस, लॉयर्स, पेंटर्स, हर तरीके के, हकीम, वैद, वकील, कैलीग्राफर्स, म्यूजिशियंस, आर्किटेक्ट, सब करते थे। काफी सारे, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी सारे इसमें से रॉयल फैमिली से या इंपीरियल कोर्ट से आप कह लो राजा इस पे डिपेंडेंट भी थे और मतलब वो प्रमोट भी करते थे, ऐसा था। लेकिन काफी सारे ऑर्डिनरी लोगों की भी तो के लिए की भी सर्विस देते थे। ऐसा नहीं था कि ये सारे जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं बस ये मतलब इंपीरियल कोर्ट में ही लगे हुए हैं, भाई आम आदमी के लिए भी थे ये उनको भी सर्व करते थे, ऑर्डिनरी पीपल को भी सर्व करते थे। ऐसे भी ग्रुप्स थे, सारे फिजिशियंस सिर्फ मतलब राजा महाराजा के आसपास ही रहेंगे, कोई आम आदमी के लिए नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये भी था। और आप ये देखो कि ये एक और फ्रैंकोइस बर्नियर का जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काफी सारे अकाउंट्स प्रिंट रीप्रिंट हुए थे, बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। हो सकता है देखो प्रिंटिंग प्रेस भी आई गई थी तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है अकाउंट्स का। तो इनिशियली ये जो एक इंप्रेशन गया ना, तो ये इंडिया का फ्रैंकोइस बर्नियर की राइटिंग की वजह से दो थ्योरीज डेवलप हुई, एक ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की और एक एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। विमेन, अच्छा विमेन स्लेव्स, अच्छा अक्सर क्या होता था, यूरोपियंस क्या करते थे, कंपेयर करते थे कि विमेन का स्टेटस क्या है इंडिया में और यूरोप में, तो उससे स्टैंडर्ड पता चल जाता था। मतलब उससे वो कंपेयर करते थे कि हमारे यहाँ बेहतर है कि इनके यहाँ बेहतर है। ठीक है, अच्छा अब देखो विमेन का जो लास्ट सेक्शन है, विमेन औरतें जो एज अ स्लेव, एज अ सती, एज अ लेबरर। ठीक है, अब इब्न बतूता ने कहा कि भाई कुछ देखो फीमेल स्लेव्स या स्लेव्स का जो कॉन्सेप्ट था बड़ा नॉर्मल था उस टाइम पे, बड़ा मतलब इब्न बतूता ने भी किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि स्लेव्स तो बड़े ओपनली सोल्ड मार्केट में सेल होते थे लाइक एनी अदर कमोडिटी, अब वो फीमेल हो या मेल हो। और जो अफोर्ड कर सकते थे वो घर में डोमेस्टिक फीमेल स्लेव्स तो रखते ही थे, एक या दो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो खरीद के लाते थे, रखते थे। इब्न बतूता ने तो इनफैक्ट ये किया था कि जब वो सिंध पहुंचे थे उन्होंने काफी सारे घोड़े, ऊंट और स्लेव्स खरीदे थे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। और जब वो मुल्तान पहुंचे उन्होंने गवर्नर को स्लेव और घोड़े दिए और कुछ किशमिश और बादाम दिए। और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इन्फॉर्म करते हैं इब्न बतूता से, कहा जाता है इब्न बतूता ने खुद किया कि वो बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे इस बात से। ठीक है, बहुत खुश थे। और ये बहुत ही नॉर्मल होता था कि मतलब स्लेव्स हैं वो खरीदी हैं और उनको प्रेजेंट किया, लोग मतलब एक तरीके से गिफ्ट की तरह भी देते थे। और दूसरी बात ये इब्न बतूता ने ही अपने अकाउंट में कहा है कि कुछ फीमेल स्लेव्स जो थी वो सुल्तान के मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में वो बड़ी एक्सपर्ट हुआ करती थी म्यूजिक में, डांस में। इनफैक्ट उनमें से कईयों की कुछों की परफॉर्मेंस इब्न बतूता ने खुद एंजॉय की है। सुल्तान की बहन की जब शादी हो रही थी तो उनकी इन्हीं फीमेल स्लेव्स ने म्यूजिक और डांस से परफॉर्मेंस दी थी।
और इनफैक्ट फीमेल स्लेव्स का ये भी काम होता था, ये इब्न बतूता का रिकॉर्ड है, ठीक है, इब्न बतूता ने अपने अकाउंट में मेंशन किया है, उनका ये भी काम होता था कि सुल्तान ने अपने जितने भी मिनिस्टर ये जो नोबल्स होते थे उनके ऊपर वॉच, मतलब उनके ऊपर नजर रखने के लिए इन फीमेल स्लेव्स को इनके साथ लगाया होता था, ठीक है। इनके जितने भी मिनिस्टर्स और मंत्री होते थे, जितने भी कोर्ट में होते थे, उनकी क्या नियत है, सुल्तान को कहीं मतलब उनके तख्त से हटाने की कोई साजिश तो नहीं कर रहा, सुल्तान के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही। तो ये फीमेल स्लेव्स अपने नोबल्स के साथ सुल्तान ने उनके ऊपर नजर रखने के लिए भी लगाई होती थी, ये भी उनका काम होता था। स्लेव्स जो जनरली होती थी वो देखो डोमेस्टिक लेबर के लिए भी होती थी, अभी मैंने बताया अगर आप कर सकते हो तो, मतलब अगर आपको अगर मैंने अभी बताया जैसे इनकी डोमेस्टिक सर्विसेज को बहुत माना जाता था, बहुत इस्तेमाल जरूरत होती थी। उसके बाद इनकी आप ये कह लीजिए इनफैक्ट जो पालकियां उठानी होती थी ना, उसमें भी मेल स्लेव्स या फीमेल इन स्लेव्स का जो रोल होता था ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। बिना उनके तो कौन आपका डोला उठाएगा, वो उस तक तो पालकियों की का चलन था ना, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भाई पालकी में बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो पालकी आपकी कौन उठाते थे, स्लेव्स उठाते थे, ठीक है। अब बर्नियर ने फीमेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए आप देखोगे सोर्स नंबर 16 चाइल्ड सती को चूज किया। बर्नियर ने क्या डिस्क्राइब किया, सती सिस्टम डिस्क्राइब किया। अब अगर आप सती सिस्टम देखोगे, देखो हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ अच्छा कुछ ना कुछ बुरा होता है, ठीक है, हर सोसाइटी में होता है वो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सती सिस्टम बहुत ही नेगेटिव चीज थी इंडिया की, और बर्नियर क्योंकि हर नेगेटिव चीज के ऊपर ज्यादा उनका रुझान हो रहा था, उन्होंने सती सिस्टम को उठा के डिस्क्राइब किया। अब जाहिर सी बात है सती सिस्टम को अगर आप डिस्क्राइब करोगे, आज भी अगर आप सोर्स नंबर 16 में जैसे चाइल्ड सती के बारे में पढ़ोगे कि मतलब किस तरीके से एक बच्ची को जो विधवा हो गई, बाल विधवा, एक तो चाइल्ड मैरिज हो गई, उसमें अगर वो बेचारी विधवा हो जाती है तो कैसे उसको पकड़ के मतलब चिता पे रख दिया जाता है और जिंदा जलाया जाता है, ये आज भी आपको बहुत बुरा लगेगा। तो जाहिर सी बात है जब इस तरीके के इंसिडेंट, इस तरीके के किस्से आपके कोई और दूसरी कंट्री का में पड़ेगा तो वो सोचेगा, जाहिर है कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। सती सिस्टम बहुत ही बुरा था और एक अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम तक रहा, और इसके बारे में जो भी पढ़ेगा वो अंदर से काम जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बर्नियर ने इसी चीज को डिस्क्राइब किया। और खैर एंड हम लोग इसका ये कर सकते हैं कि देखो फीमेल्स की सारी बहुत सारे रोल्स होते थे, वो सिर्फ स्लेव, बीइंग अ सती, बीइंग अ लेबरर ही सारे यहीं तक सीमित नहीं रहते थे। कई सारे एविडेंस शो करते हैं कि विमेन जो थी वो सिर्फ अपने घरों के अंदर कन्फाइन नहीं रहती थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा उनका रोल उसमें भी था, मतलब सोसाइटी में भी था। उनका लेबर क्रूशियल माना जाता था एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, आदमियों के साथ जाके खेतों में काम करना, और कई जगह नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी। इनफैक्ट मर्चेंट फैमिली से काफी सारी औरतें हैं जिन्होंने कमर्शियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। इनफैक्ट कई बार अगर डिस्प्यूट होते थे इन चीजों में तो वो जाके कोर्ट में भी जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स का सिर्फ यही काम होता था, स्लेव्स तो मेल भी होते थे, लेबर तो मेल भी होते थे, तो इनके जो रोल है वो एक ही जगह सीमित हो जाए ऐसा जरूरी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर होता है खत्म। बहुत जल्द हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।